हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर्स एकेडमी। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। सो जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स को, फिर चाहे वो सी-टेट हो, एच-टेट हो, आर-टेट हो, यूपी-टेट हो या फिर कोई भी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो, KVS, NVS, DSSB या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, GK, GS और साइकोलॉजी आती हो, हरियाणा जीके आती हो। सो इसी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज हिंदी का एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो आप सबके लिए बहुत ही फेमिलियर भी होगा। शब्द। शब्द वो है जिन्हें हम दिन भर में बहुत सारे, आप मैं हम सब बहुत सारे शब्द दिन भर में बोलते हैं, बट क्या हमने कभी सोचा है कि ये शब्द कैसे आए और किस तरह से शब्दों का वर्गीकरण होता है, कौन से शब्द कौन सी भाषा के होते हैं। तो हिंदी जो हमारी मातृभाषा है इसमें ढेर सारी भाषाओं के शब्द समाहित हैं। कोई अरबी का है, कोई फ़ारसी का है, कोई अंग्रेजी का है, कोई तुर्की का है, कोई पुर्तगाली है। तो ये सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में समाहित हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब हमारे पुराने टाइम में एंशियंट हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो मुग़लों का जैसे आना हुआ या फिर ब्रिटिशर्स का यहाँ पर आना हुआ, तो उनकी वजह से जो कम्युनिकेशन हुआ या फिर जो ट्रेड हुआ उसकी वजह से जो हमने कहीं ना कहीं हिंदी भाषा में जो उन शब्दों को हमने अडोप्ट किया जो दूसरी भाषाओं के हैं, जो विदेशी भाषाओं के हैं, इसकी वजह से हिंदी का एक बहुत बड़ा शब्दकोश है। तो उस शब्दकोश में बहुत सारे शब्द हैं, इसीलिए आज हम शब्द का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो भी अच्छे एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में शब्द से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज का अपना करेंगे लेसन स्टार्ट। सो देखिए, शब्द सबसे पहले तो आपको समझना होगा शब्द क्या होता है। अब यहीं से क्वेश्चन क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि हम आप सब यहाँ पर क्यों हैं, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, शब्द का मतलब होता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है, यहीं से अपने क्वेश्चन क्लियर करते चलते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे वर्ण। ठीक है, बट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा की जो है सबसे छोटी सार्थक इकाई है, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाता है सार्थक इकाई, ठीक है, तो अगर आपसे सार्थक इकाई पूछा जाता है तो आप कहेंगे शब्द, क्योंकि शब्द का अपना एक मीनिंग होता है बट वर्ण का अपना एक मीनिंग नहीं होता। तो सिर्फ पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आप कहेंगे वर्ण। अगर आपसे सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आप कहेंगे वर्ण, बट अगर आपसे सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाए, ठीक है ना, अगर आपसे सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाए तो आप आंसर करेंगे शब्द को। तो ये एक डिफरेंस है और यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा की, तो हम क्या कहेंगे वर्ण। बट अगर पूछा जाए सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा शब्द। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब करते हैं डिटेल में शब्द के बारे में। देखो, एक चीज़ आप सब और समझने की कोशिश करना कि शब्द जो है, शब्द में और पद में काफ़ी सारे जो लोग हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। तो उस चीज़ को मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ कि शब्द और पद में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। शब्द जब तक स्वतंत्र होता है तब तक हम उसे शब्द के नाम से जानते हैं, बट जैसे ही वो शब्द जब तक क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना, तब तक हम उसे शब्द कहेंगे, बट जैसे ही वो सेंटेंस में यूज होता है, वो वाक्य में यूज होता है, वो पद बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, शब्द और पद का शायद डिफरेंस आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार चलते हैं इसकी तरफ, अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो, कि अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम कहें घर, लड़का, घोड़ा, पढ़ेंगे, सुंदर, निश्चय, रुपया, ये जो सारे शब्द हैं इनका अपना एक क्या है, मीनिंग निकल रहा है। ठीक है ना, इन सब का क्या है, एक मीनिंग निकल रहा है। आप जैसे ही कोई घर अगर बोलता है तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि हाँ, कि घर जो है वो ऐसा दिखता है, या लड़का कहो, घोड़ा कहो, कोई भी शब्द बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज आती है। ठीक है, दैट मीन जो है वो शब्द जो है या वो चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, इसीलिए हम मानेंगे कि जो शब्द जो होता है वो सार्थक इकाई होता है, उसका एक अपना मीनिंग होता है। और शब्द और पद का डिफरेंस क्या है कि जब तक शब्द जो है सिर्फ आपको ऐसा लिखा रहे कि पढ़ेंगे या सुंदर या निश्चय, रुपया, देश, ये शब्द ऐसे लिखे रहते हैं, तब तक आप सिर्फ इन्हें क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। बट जब हम इन्हें सेंटेंस में पिरो देते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि मीठी वाणी बोलो, अगर हम इन तीनों शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, कहीं मीठी, कहीं वाणी, कहीं बोलो, तो तब तक ये शब्द हैं। बट जैसे ही हम इन्हें एक सेंटेंस में लिख देते हैं कि मीठी वाणी बोलो, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इसमें अब ये शब्द हैं, मीठी हुआ, वाणी हुआ और बोलो, ये सारे क्या हो गए, पद बन गए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक डिफरेंस ध्यान रखना है आपने कि जब सेंटेंस में यूज हो जाता है तो शब्द पद बन जाता है, और स्वतंत्र रहता है तब तक उसे हम शब्द के नाम से जानते हैं। और पद में फिर हम क्या कहेंगे, जैसे मीठी क्या हुआ, कौन सा पद हुआ, विशेषण पद हुआ। मतलब मीठा शब्द जो है वो किसी न किसी की विशेषता बता रहा है। अब किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। वाणी जो है संज्ञा पद है और बोलो जो है वो क्रियापद है। ठीक है, सो करेंगे आगे डिटेल से अपने जो मेन टॉपिक है हमारा शब्द। देखिए, शब्द तो हमने समझ लिया क्या होता है, बट शब्द को हमने कितनी तरह से डिवाइड किया है, या हिंदी भाषा में शब्द का जो वर्गीकरण है वो किस किस आधार पे होता है। बेसिकली शब्द का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पे किया जाता है। कौन कौन से आधार होते हैं, सबसे पहला हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे। सबसे पहला क्या है, हिंदी में शब्दों को उत्पत्ति के आधार पे कहिए या फिर स्रोत के आधार पे कहिए या इतिहास के आधार। अब ये चीज़ आपको अपने दिमाग में क्लियर करनी है, आपको वर्ड कोई भी मिल सकता है, इसमें उत्पत्ति भी मिल सकता है या स्रोत भी मिल सकता है या इतिहास भी मिल सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितनी तरह से किया गया है या शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर होगा 5। ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 तरह से बांटा गया है, 5 टाइप में बांटा गया है। अब वो क्या क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले एक बार हम ये देख लेते हैं किसके कितनी टाइप्स है। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पे, या फिर हम कहीं रचना के आधार पे, या हम कहीं बनावट के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे और बनावट के आधार पर शब्द जो है वो 3 तरह के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे 5 टाइप के और व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे 3 टाइप के। थर्ड टाइप है हमारी रूप कहिए, प्रयोग कहिए या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो रूप के आधार पर 2 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, विकारी और अविकारी, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। ओके, तो देखेंगे अब इन्हें डिटेल। उत्पत्ति के आधार पर 5 टाइप है, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 टाइप्स हैं, रूप के आधार पर 2 टाइप है और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे डिटेल से करते हैं। सबसे पहली टाइप उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्दों की प्रकार को हम सबसे पहले देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और मैं श्योर हूं कि अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा तो आप हर तरह से अपने क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। तो देखिए, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द को 5 प्रकार से बांटा गया है, जैसा कि हमने पढ़ा कि 5 प्रकार से बांटा गया। अब सबसे पहली जो टाइप होती है तत्सम होती है, सेकंड तद्भव होती है, थर्ड देशज होती है, फोर्थ विदेशज होती है और फिफ्थ शंकर शब्द होते हैं। तो देखो तत्सम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तत् प्लस सम। तत्सम शब्द का अर्थ होता है कि उसके समान। उसके से मतलब यहाँ पर संस्कृत से है कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, हिंदी के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाएं। संस्कृत के, ध्यान से सुनिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, किसमें, हिंदी भाषा में, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि शब्द है, वायु शब्द है, माता शब्द है, पिता, प्रकाश,
पत्र, सूर्य, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में भी वही बोले जाते हैं और हिंदी भाषा में भी एज इट इज़ इनका यूज़ होता है। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द हैं जो संस्कृत में भी, संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हुए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। सो स्रोत के आधार पे, इतिहास के आधार पे नेक्स्ट टाइप है हमारी तद्भव शब्द। देखो अगर नाम आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। तद्भव, जैसा कि उसके नाम से भी पता, तत् प्लस भव, शब्द का अर्थ होता है उससे होना। मतलब क्या है, संस्कृत के जो शब्द कहीं ना कहीं विकृत होके, विकृत का मतलब है परिवर्तित होके, चेंज होके या कुछ बिगड़ के हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखो हिंदी ऐसे ही नहीं बनी संस्कृत से। संस्कृत से जब पहले प्राकृत बनती है, फिर अपभ्रंश बनती है, पुरानी हिंदी, और इतनी स्टेप से गुजरने के बाद वो हिंदी जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उस भाषा तक पहुँचे हैं वो शब्द। तो इतने गुजरने के बाद वो जो शब्द है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गए हैं। तो संस्कृत के जो शब्द चेंज होके या विकृत होके हिंदी भाषा में आए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो उज्ज्वल शब्द है, ठीक है ना, संस्कृत में जिसे उज्ज्वल कहते हैं वो उसे प्राकृत में बाद में क्या कहा जाने लगा, उज्जवल, और आज जो हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, उज्ज्वला। ओके। इसी तरह से कर्पूर, जो कपूर आप बोलते हो, ठीक है ना, उसे पहले कपूर कहा गया, पर आज के टाइम में हम उसे कपूर के नाम से जानते हैं। इसी तरह संध्या है, जिसे पहले संध्या और आज हम सांझ के नाम से जानते हैं, और इवन हम शाम भी कहते हैं उसे। ठीक है। हस्त, पहले हस्त बना, फिर बाद में हाथ बना। तो ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से कहीं ना कहीं चेंज होके, उनका कुछ रूप जो है वो बिगड़ के, कुछ चेंज होके, विकृत होके आज हिंदी में जिस रूप में हम उन्हें समझ रहे हैं, तो वो जो शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। थर्ड जो टाइप है इतिहास के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उसको हम जानते हैं किसके नाम से, देशज कहिए या फिर देशी। ठीक है। तो देशज जो शब्द होते हैं, मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, देश में जन्मा हुआ, मतलब वो शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट, पगड़ी, लोटा, ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं कि हम जहाँ जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, वहाँ पर कुछ जिन शब्दों का जन्म हुआ है, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। ओके। सो फोर्थ टाइप है हमारी विदेशज। विदेशज शब्द वो शब्द हैं, जैसा कि आप सभी ने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे जो जातियां आई हैं पहले, जो फिर चाहे वो आक्रमण की वजह से आई हों या फिर ट्रेड करने के लिए आई हों, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो हमारा कनेक्शन बना, जो हमारा संपर्क बना दूसरे देशों से, उसकी वजह से बहुत सारे वर्ड जो है वो विदेशी लैंग्वेज से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। तो उन जो शब्दों को जो हिंदी में समाहित हो गए हैं, ऐसे शब्दों को जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, फिर विदेशी भाषा कोई भी हो सकती है, वो अरबी हो सकती है, वो फारसी हो सकती है, वो पुर्तगाली हो सकती है, वो अंग्रेजी हो सकती है। ठीक है। तो विदेश में जन्मा, विदेशी शब्द कौन से हो गए, जो विदेश में जन्म हुआ है जिनका, या फिर ऐसे शब्दों को दूसरा शब्द उनके लिए यूज होता है आगत शब्द। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विदेशी शब्द का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे आगत शब्द। ठीक है ना, क्योंकि वो आए हुए शब्द हैं। ओके। तो विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण यहाँ पर क्या हो गए हैं, वो प्रचलित हो गए हैं और हिंदी के शब्दकोश में शामिल हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं कि ऑर्डर हुआ, कंपनी हुआ, कैंप हुआ, क्रिकेट हुआ, ठीक है ना, ये जो शब्द हुए हैं इनको हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज भी करने की कोशिश की है हिंदीकरण में। तो जैसे ऑफिसर को हम क्या कहते हैं, अफसर कह देते हैं, लैंटर्न का हम लालटेन बोलते हैं, हॉस्पिटल को हम अस्पताल बोलते हैं। इस तरह से कुछ चेंज भी हुए हैं, बट कुछ जो शब्द हैं एज इट इज हमने हिंदी भाषा में शामिल उनको कर लिया गया है। तो ऐसे शब्दों को आगत शब्द कहते हैं, या फिर विदेशज शब्द कहते हैं, या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है। और हिंदी भाषा में देखो मेनली किस किस भाषा के शब्द आए हैं, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम जो राज हुआ है हमारे देश के ऊपर, मुस्लिम शासन की वजह से यहाँ पर अरबी फारसी के बहुत सारे शब्दों का यूज़ हुआ है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि ये दिए गए हैं यहाँ पर
कि अरबी भाषा की जैसे फॉर एग्जांपल 2500, ये एग्जैक्ट नहीं है बट नियर अबाउट 2500 शब्द ऐसे हैं जो अरबी भाषा के हैं, जिनमें आप बहुत सारे शब्द यूज़ करते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि किस भाषा के हैं। तो ये जब शब्द का चैप्टर आपने करना है तो इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान देना है कि हम किन किन भाषाओं के शब्दों को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अजीब, बहुत बार हम ये शब्द का यूज़ करते हैं। आखिर, आदमी, इनाम, ये इस तरह के शब्द हैं जो किस भाषा के हैं? आदमी हुआ, इनाम हुआ, इल्ज़ाम, इज़्ज़त, इलाज, ईमान, ये सारे शब्द किस भाषा के हैं? अरबी के हैं। नेक्स्ट फारसी भाषा के शब्द करीब हैं 3500 के करीब जो हैं वो फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं, जैसे अपील हुआ, कोर्ट हुआ, बहुत सारे मतलब जो इंग्लिश नहीं जानने वाले लोग हैं वो भी कोर्ट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। मजिस्ट्रेट हुआ, जज, पुलिस, ये सारे जो शब्द हैं वो अंग्रेजी के शब्द हैं बट आज हिंदी में हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हिंदी का जो शब्दकोश है वो काफ़ी बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट है कुछ कम जो प्रचलित शब्द हैं, जैसे तुर्की के भी कुछ शब्द हैं, पश्तो लैंग्वेज के भी कुछ शब्द हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं जैसे कुछ एक शब्द जो होते हैं फ्रांसीसी, फ्रेंच के भी हैं, डच के भी हैं, रूसी के भी, बट वो बहुत कम यूज़ होते हैं। हाँ, बट एक शब्द है जो कि आप बहुत फेमिलियर होंगे, जो चाइना है वहाँ का चाय जो शब्द है वो बहुत ही आप सबके घरों में यूज़ होता होगा। लास्ट टाइप जो है इसकी, हमारी 5th टाइप, इतिहास के आधार पे, उत्पत्ति के आधार की, जो स्रोत के आधार पे कुछ भी कहिए, ध्यान रखिएगा, स्रोत हो, इतिहास हो, उत्पत्ति हो, तीनों वही बात है। ठीक है, तो इसकी लास्ट टाइप है संकर शब्द। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि इतिहास के आधार पे या स्रोत के आधार पे या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो कितनी प्रकार के हैं, तो आप अगर आपके आंसर में 5 है तो आप 5 को मार्क करेंगे, बट अगर 5 नहीं है तो आप 4 ऑप्शन में है तो आप 4 को मार्क करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी हिंदी व्याकरण की जो बुक्स हैं उनमें आपको 5 नहीं मिलेंगे, 4 मिलेंगे। बट मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊं। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तो आप 4 को टिक करेंगे, क्योंकि शंकर जो शब्द होते हैं वो भी शामिल होते हैं बट कुछ एक बुक में नहीं होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 5 है ऑप्शन में तो आप 5 को टिक करेंगे, अदरवाइज आप 4 को टिक करेंगे। तो शंकर जो शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं जिनका भिन्न स्रोतों से होते हैं, मतलब 2 डिफरेंट लैंग्वेज को जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं। जैसे छायादार शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, बट छाया जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, दार जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। तो एक शब्द है संस्कृत का, दूसरा है फारसी का, तो दोनों से मिलके छाया प्लस दार क्या बन गया? छायादार। इसी तरह से पान प्लस दान, पानदान, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, सील प्लस बंद, सीलबंद। ये शब्द बहुत बार यूज करते हो। तो ये शब्द किस में, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में या किसी भी प्रैक्टिस आप करते हैं कि रेल प्लस गाड़ी, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला शब्द है। सो इसको आप स्टार कर लीजिए कि जो रेल गाड़ी है, रेल प्लस गाड़ी किससे मिलके बना है? रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो इन दोनों से मिलके बनता है रेलगाड़ी। ठीक है, अब करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप, जिसे आप कहिए रचना कहिए या फिर बनावट कहिए। तो रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे जो होते हैं शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पे या बनावट के आधार पर या फिर कहिए व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहली जो टाइप होती है वो रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? देखो, रूढ़ का मतलब होता है फिक्स हो जाना। रूढ़ का मतलब क्या होता है? फिक्स हो जाना। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें, कहने का मतलब अगर हम उस शब्द को तोड़ते हैं तो उसके जो है सार्थक खंड नहीं हो पाते, मतलब मीनिंगफुल जो टुकड़े हैं वो नहीं हो पाते। तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ के नाम से, रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे शब्द हम ले, कोई भी शब्द लेते हैं हम, जैसे हमने चावल लिया, घर लिया, दिल लिया, कोई भी शब्द हम लेते हैं, तो अगर आप इसे तोड़ोगे तो चा प्लस वल, ठीक है ना, या चाव प्लस ले, तो कोई भी मतलब टुकड़े का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब वो शब्द रूढ़ होते हैं जिनके तोड़ने पर उनके कोई भी सार्थक खंड, मीनिंगफुल टुकड़े ना बन सके। दूसरा, वो किसी भी चीज़ के लिए फिक्स हो। जैसे घर बोलते हैं तो आपके माइंड में तुरंत समझ में आ जाता है कि घर ऐसा कुछ दिखता है,
एक इमेज सी बन जाती है हमारे दिमाग में। ठीक है, दिन, दिन के बारे में हमें पता है कि हाँ इस चीज को हम दिन कहते हैं। तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द हो गए? जिनको तोड़ने पर कोई भी सार्थक टुकड़े ना बने, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दिन हुआ, घर हुआ, मुंह हुआ, घोड़ा हुआ, कोई भी जो शब्द होते हैं, ठीक है, नेता हुआ, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनके तोड़ने पर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड ना बचे। नेक्स्ट टाइप है हमारी यौगिक। रचना के आधार की सेकंड टाइप है यौगिक। यौगिक, इसके नाम से पता चलता है, योग मतलब जोड़ना, जो मेल से बना हो, जो किसी के जोड़ से बना हो। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से बनने वाला शब्द जिनका कोई मीनिंग निकलता हो। ठीक है ना, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे ये किस किस तरह से बन सकते हैं यौगिक शब्द? ये बन सकते हैं 3 प्रकार से। ठीक है, जैसे विज्ञान शब्द है, ये एक यौगिक शब्द है, बट ये कैसे बना है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? वी प्लस ज्ञान। यहाँ पर ज्ञान जो शब्द है वो तो मूल शब्द है, बट वी क्या है? वी एक उपसर्ग है। ऐसे ही सामाजिक शब्द जो है वो कैसे बना? समाज प्लस इक। तो समाज एक मूल शब्द है, बट इक क्या है? एक प्रत्यय है। तो उपसर्ग से बन सकता है, प्रत्यय से बन सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय, विद्या का आलय, मतलब विद्या के लिए घर है। ठीक है, तो ये किस तरह से बना है? ये समास से बना हुआ शब्द है। इसी तरह राजपुत्र है, राजपुत्र भी समास से बना हुआ शब्द है। तो यौगिक शब्द कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं? या तो उपसर्ग की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिया भी है, या तो यौगिक शब्द जो होते हैं वो उपसर्ग की हेल्प से बनाए जा सकते हैं, या प्रत्यय की हेल्प से बनाए जा सकते हैं, या फिर समास की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। 3 तरह से इसकी रचना की जा सकती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो रूढ़ शब्दों के मिलने से, 2 या 2 अधिक शब्दों के मिलने से बनता है। और कैसे कैसे इसकी रचना हो सकती है? उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो रचना के आधार की 3rd टाइप है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं। देखो, यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से बनते हैं। बट योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो यौगिक तो होते हैं बट क्या नहीं होते, परंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ हो जाता है। मतलब हम उन्हें सिंपल मीनिंग उनका ना निकाल के उनका एक विशेष अर्थ समझते हैं। जैसे सबसे इजी एग्जांपल आप इस चीज का समझेंगे, जैसे लंबोदर। जैसे ही आपको लंबोदर शब्द मैं बोलूं कि लंबोदर, तो आपके तुरंत दिमाग में आता है, किसकी फोटो आती है आपके दिमाग में? गणेश जी की फोटो आती है। अगर मैं शब्द बोलूं दशानन, मतलब आप सभी को पता है कि लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उधर जिसका, दशानन का मतलब है 10 है आनंद जिसके 10 मुख हैं। बट आपके दिमाग में सीधी इसके लिए गणेश जी का नाम आता है, दशानन के लिए रावण का आता है, नीलकंठ के लिए शिव भगवान का आता है। ठीक है, तो मतलब योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं बट उनका एक सिंपल मीनिंग नहीं होता। उनका कैसा मीनिंग होता है? एक विशेष अर्थ वाला मीनिंग होता है। उन्हें हम सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, या हम उनका मीनिंग विशेष अर्थ में ही समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और है। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो भी कर्मधारय समास के बहुव्रीहि समास के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे योगरूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास में हमने समास का चैप्टर जिसने भी नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, आप उसे देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुव्रीहि समास के जो भी एग्जाम्पल होते हैं, बहुव्रीहि समास में यही होता है ना कि एक खास विशेष अर्थ को क्लियर करने वाले जो शब्द होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल के आता है, तो उसमें यही शब्द होते हैं कि जलज हुआ, लंबोदर हुआ, दशानन हुआ, नीलकंठ हुआ, ठीक है, पीताम्बर हुआ। ये जो सारे शब्द होते हैं ये बहुव्रीहि के एग्जाम्पल होते हैं समास में। बट अगर आप शब्द का चैप्टर कर रहे हो तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? योगरूढ़ शब्द के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, तो हमारी 2 टाइप्स क्लियर हो गई हैं। पहली हमने किया उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे और इतिहास के आधार पे, और दूसरा हमने किया रचना और बनावट के आधार पे। ठीक है, 3rd टाइप है हमारी रूप या प्रयोग के आधार पे। रूप या प्रयोग, आपसे रूप भी पूछा जा सकता है एग्जाम में या प्रयोग भी पूछा जा सकता है। तो सिंपली ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, हमेशा पढ़ते समय अपने क्वेश्चन दिमाग में जरूर रखने हैं
वरना कंसेप्ट आप समझ लोगे बट जब क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे तब वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। इसलिए ध्यान से समझ के कंसेप्ट को समझना है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर सके। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रूप के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितनी टाइप्स हैं। तो आप कहेंगे 2 प्रकार हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? पहली है विकारी शब्द, दूसरी है अविकारी शब्द। दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। अब देखो विकारी और अविकारी पर एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, एक पूरा टॉपिक है। बट अगर मैं इनको शॉर्ट में, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज मेन टारगेट है हमारा शब्द को समझना, ठीक है, तो इसको डिटेल में हम फिर कभी करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। बट यहाँ पर हम इतनी चीज़ें क्लियर जरूर करेंगे कि विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए। विकारी शब्द, विकार का मतलब होता है चेंज होना, बिगड़ जाना, या मतलब बदलाव आ जाना, रूपांतरण हो जाना। तो विकारी शब्द जो होते हैं वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग की वजह से या वचन की वजह से या कारक की वजह से कोई मूल जो शब्द होता है वो चेंज हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, वो बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द की 4 टाइप होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, संज्ञा एक विकारी शब्द है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है, विशेषण एक विकारी शब्द है और क्रिया एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्दों की कितनी टाइप्स हो गई? 4 टाइप्स हो गई। कितनी टाइप्स हो गई? 4 टाइप्स हो गई। देखो कैसे होता है ये डिफरेंस। जैसे मैं कहूँ लड़का पढ़ रहा है, बट लड़की के लिए मैं बोलूँगी लड़की पढ़ रही है। यहाँ पर शब्द था लड़का, यहाँ पर शब्द हो गया लड़की। तो लिंग की वजह से चेंज हुआ ना। ये किसकी वजह से चेंज हुआ? लिंग की वजह से हुआ। दूसरा जो शब्द है लड़का दौड़ रहा है, बट यहाँ पर जब वचन बदला, यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, बट यहाँ पर बहुवचन की जब बात होगी तो हम कहेंगे लड़के दौड़ रहे हैं। चेंज आ गया ना, यहाँ पर लड़का है, यहाँ पर लड़के हो गया। नेक्स्ट है कारक की वजह से। लड़के के लिए आम लाओ, किसके लिए आम लाओ? लड़के के लिए आम लाओ। यहाँ पर हम कह रहे हैं लड़कों के लिए आम लाओ। तो कारक की वजह से परिवर्तन हो, लिंग की वजह से परिवर्तन हो या वचन की वजह से परिवर्तन हो। और किस किस में परिवर्तन होगा? ये लड़का क्या था? यहाँ पर संज्ञा था, ठीक है ना। इसी तरह से सर्वनाम शब्द भी जो होते हैं जो संज्ञा की जगह पर लगते हैं उनकी वजह उनमें भी चेंज होता है। विशेषण जो शब्द होते हैं उनमें भी चेंज होता है। क्रिया जो शब्द होते हैं उनमें भी चेंज होता है। तो विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसको फिर से डिटेल में करेंगे। अभी आपने इतना समझना है कि जो विकारी शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं जिनमें चेंज हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, जैसे एग्जाम्पल में दिया भी यहाँ पे, अविकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी में परिवर्तन होता है, अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हम जैसे बोले हैं, जैसे आज, मैं, और, आहा, ये कौन से शब्द हैं? अविकारी शब्द हैं। वैसे आप समझ पाएंगे अविकारी जो शब्द होते हैं उसकी भी 4 ही टाइप होती हैं। जैसे विकारी के 4 टाइप होते हैं ना, ऐसे अविकारी की भी 4 ही टाइप होती हैं। कौन कौन से होते हैं वो नाम से हम देख लेंगे, डिटेल से हम फिर कभी किसी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय, ठीक है ना। ये ऐसे शब्द हैं, जैसे आप बोलोगे आज मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है ना। आज शब्द जो है अगर मैं करके बोलती हूँ कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा या आज मैं दिल्ली जाऊंगी, बट अगर मैं इसे यूज़ करूँ कि मेरे साथ कुछ मेरी फैमिली भी जा रही है तो मैं कहूँगी आज हम दिल्ली जाएंगे। तो जो आज शब्द है इसमें कोई बदलाव नहीं आया। आज अकेले शब्द के लिए भी, एक वचन के लिए भी आज ही था और बहुवचन के लिए भी आज ही यूज हो रहा है। इसी तरह से कल है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ डिटेल में मैं फिर से करवाऊंगी। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं अव्यय अविकारी शब्द जो होते हैं उनमें कभी भी किसी वजह से चेंज नहीं होगा। ऐसे ही संबंध बोधक, जैसे में हुआ, से हुआ, पर हुआ, इन शब्दों में कोई चेंज नहीं आता, चाहे फिर वो वचन बदले, चाहे लिंग बदले, चाहे कारक बदले,
ठीक है। ऐसे ही समुच्चय बोधक होता है, और शब्द हुआ, परंतु शब्द हुआ, आप कितनी बार सेंटेंस में यूज करते हैं। मैं और सीता वहां पर गए, ठीक है ना। आप किसी के भी नाम बदल लो, लड़का लड़की कर लो, दोनों लड़के कर लो, बट कोई भी चेंज नहीं आएगा इस शब्द में। ऐसे ही विस्मय आदि अव्यय जो होते हैं, आहा शब्द जो होता है वो सेम ही रहेगा, हा, ओ हुआ, वाह हुआ, या कुछ भी शब्द इनमें से जो हुआ उनमें कोई चेंज नहीं होएगा, चाहे वो एक वचन के लिए यूज हो, चाहे वो लिंग बदले, चाहे वो कारक बदले। तो समझे आप, अविकारी शब्द और विकारी शब्द दोनों की चार चार टाइप्स हैं। विकारी वो शब्द होते हैं जो जिनमें बदलाव आ जाता है, और अविकारी वो शब्द होते हैं जिनमें बदलाव नहीं आता। तो लास्ट जो हमारी टाइप है उस पर हम आ गए हैं अर्थ के आधार पर। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फर्स्ट टाइप है, स्रोत, उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप जो रचना और बनावट के आधार पर, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये फोर्थ वाली, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, और अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ गए तो आप क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे, आई एम श्योर। ठीक है, देखिए अर्थ के आधार पे नाम से ही पता चल रहा है, एकार्थी शब्द। ठीक है, एकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। अब एक ही अर्थ कैसे? जैसे हमने बोला गंगा, ठीक है, हमने बोला पटना, हमने बोला जर्मन, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि गंगा शब्द किसके लिए यूज होगा? गंगा के लिए यूज होगा। पटना शब्द पटना शहर के लिए ही यूज होगा। जर्मन मतलब लैंग्वेज के लिए या जर्मन लोगों के लिए ही यूज होगा। ठीक है, वो सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करता है कि कहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है। राधा शब्द राधा के लिए ही यूज होगा। तो मतलब जहाँ शब्द का सिर्फ एक मीनिंग निकलता हो, कितना मीनिंग निकलता हो? एक मीनिंग निकलता हो, उन शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी अनेकार्थी शब्द। उसके नाम से ही पता चला, अनेक एक से ज़्यादा जब अर्थ निकलते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं हार, तो हार वो गले की माला भी हो सकती है, हार वो जीतने हारने वाली हार भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह कर का मतलब हाथ भी होता है, बट कर का मतलब टैक्स भी होता है। कनक का मतलब सोना भी हो सकता है, बट कनक का मतलब धतूरा भी हो सकता है। ऐसे ही अर्थ का मतलब प्रयोजन भी हो सकता है, बट अर्थ का मतलब धन भी हो सकता है। धन का अर्थ का मतलब प्रॉपर्टी भी हो सकता है। ठीक है, सो अनेकार्थी शब्द आपको समझ आए। नेक्स्ट टाइप है हमारी समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम हो या नियर बाय, बिल्कुल उसके नज़दीक का मीनिंग हो। जैसे हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अनेक शब्द हैं जिनका समान मीनिंग निकलता है। जैसे हम बात करें आकाश, अब आपसे आकाश का अगर पर्यायवाची शब्द पूछे जाएं तो आप कहेंगे नभ भी होता है, गगन भी होता है, आसमां भी होता है, आसमान भी होता है। ठीक है ना, तो एक शब्द है बट उससे रिलेटेड कई सारे शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ध्यान से करिए। इसी तरह से सूर्य होता है, सूर्य को आप रवि भी कह सकते हैं, भानु भी कह सकते हैं, भास्कर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, सूरज भी कह सकते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? समानार्थी या पर्यायवाची। लास्ट टाइप है हमारी, इसी का लास्ट प्रकार है विपरीतार्थक शब्द, जिन्हें आप विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं, कि जो शब्द जो होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। जैसे जय का उल्टा हो गया पराजय, सच का हो गया झूठ, पाप का हो गया पुण्य, और दिन का हो गया रात। ठीक है ना, बहुत सारे जो शब्द होते हैं जिनके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक या विलोम शब्द। ठीक है, या उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो देखो, आज हमने किया शब्द के बारे में, शब्द का मीनिंग हमने किया, ओके, उसके भेद हमने किए, पद के बारे में भी हमने देखा, और हमने देखा कि इसकी 4 टाइप्स होती हैं। ओके, चलते हैं एक बार रिवाइज करते हैं
कि सबसे पहले हमने देखा शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि जब तक शब्द जो होता है फ्री होता है, वाक्य से बाहर होता है, तब तक वो शब्द होता है, बट जब वो शब्द में वाक्य में यूज हो जाता है तब वो पद बन जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो शब्द हैं उनका 4 तरह से हम 4 बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति। हाँ, ये सारी चीज़ें आपने देखो, या तो आप नोट्स बनाते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उत्पत्ति कहिए, स्रोत कहिए, इतिहास कहिए, इसके टाइप 5 टाइप होती हैं, ठीक है ना, 5 प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार होते हैं। रूप या प्रयोग कहिए या व्याकरणिक विवेचन के आधार पे 2 प्रकार से बांटा जाता है, और अर्थ के आधार पे 4 प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से हो गए? तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, और शंकर शब्द हो गए। एक चीज मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूं आपको कि अगर देखो 5 टाइप होती हैं उत्पत्ति के आधार पर, अगर आपके पेपर में, अगर आपके एग्जाम में ये आपको 5 ऑप्शन में नहीं मिलता है, ठीक है ना, 5 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? 4 को टिक कर देंगे। आप किसको टिक करेंगे? 4 को टिक करेंगे, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन ही नहीं है 5 का तो आप 4 को टिक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है। सेकंड, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। थर्ड, रूप और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी हमने पढ़ा। अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द। तो फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या तो सिंपली यही पूछा जा सकता है कि ये जो इनके नाम दे दिए जाएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूप के आधार पे। दूसरा, आपसे इस तरह से भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आजकल कि जैसे शब्द दे दिया आपको परीक्षा, ओके, आपको शब्द दे दिया परीक्षा, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है ना, कि ये देशज है, तत्सम है, तद्भव है या विदेशज है, ठीक है ना। इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं, मैं आपको सारे सेंड भी कर दूंगी, PDF भी सेंड कर दूंगी। तो परीक्षा जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? आपने अभी पढ़ा कौन सा शब्द है? परीक्षा जो है वो शब्द है संस्कृत का, और वो एज इट इज हम किस में यूज कर रहे हैं? किस में यूज कर रहे हैं? हिंदी में कर रहे हैं। तो ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द में आप इसे काउंट करेंगे कि परीक्षा जो शब्द होता है तत्सम शब्द है, जिसका हम हिंदी में एज इट इज यूज कर रहे हैं। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो आपको शब्द मिल जाए पंकज, ठीक है, आपको शब्द मिल जाए पंकज, आपको शब्द मिल जाए दिन, ओके, या फिर आपको मिल जाए पाठशाला। इस तरह से, मतलब मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या फिर आपको मिल जाए जलज। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं कि इनमें से आप ये बताइए कि कौन सा शब्द यौगिक है, कौन सा शब्द यौगिक है। तो आप इनमें से कौन सा शब्द यौगिक बताएंगे? सोचिए सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसमें से यौगिक शब्द है पाठशाला, क्योंकि जब 2 रूढ़ शब्दों से जो शब्द मिलके बनता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से बनने वाला शब्द क्या होता है? पाठशाला, ठीक है ना। तो इसमें पाठ प्लस शाला से मिलके ये शब्द बना है, तो यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला, ओके। 1-2 क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन क्या है? योग रूढ़ शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। या फिर रेलगाड़ी शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? शंकर शब्द है, क्योंकि हमने पढ़ा था 2 डिफरेंट लैंग्वेज का शब्द था वो, ठीक है। या फिर आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वानर जो शब्द है, वानर जो शब्द है वो कौन सी, मतलब उसका तद्भव रूप क्या होगा? क्योंकि वानर जो है वो तत्सम शब्द है, तो अगर इसका तद्भव पूछा है तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपसे वानर कह दिया, बंदर कह दिया, बांदर कह दिया, कुछ भी इस तरह के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका क्या होगा? तद्भव रूप क्या होगा? कैसे लिखा जाएगा? बै, हाफ, न और द और र। तो वानर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द बंदर बनेगा, ओके। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट मुझे एनकरेज करते हैं नेक्स्ट वीडियो, कमिंग वीडियोस लाने के लिए। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।